नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तरीय आंदोलन प्रदर्शन से पहले अमर अग्रवाल ने रख दिए दस्तावेज। कहा, भूपेश बघेल ने पुत्र मोह में कांग्रेस को सड़क पर उतारा। सीएम के गृह जिले जशपुर की 2 युवतियों का पुलिसकर्मी ने किया शोषण। मामला पहुंचा तोरवा थाने, एसपी करा रहे जांच। उसलापुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में गुंडों का राज, कर रहे दबंगई। मामूली बातों पर रेल यात्रियों की कर रहे पिटाई। और सुंदरलाल शर्मा, प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जहां होती है रामचरितमानस की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति भी हो गई लागू। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर भूपेश बघेल और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि पुत्र मोह में फंसे भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को सड़कों पर उतार दिया है। उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन से लेकर भ्रष्टाचार तक के कई दस्तावेज सामने रखे और भूपेश सरकार की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा विधायक अमर अग्रवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेश बघेल के बेटी चैतन्य बघेल का पार्टी में कोई पद नहीं है। इसके बावजूद उनके लिए पूरी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने के साथ ही भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है। अमर अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस गलत दिशा में मोड़ रही है। और कभी जनता को परेशान करने के लिए आर्थिक नाकाबंदी क्यों कर रही है? चैतन्य बघेल कांग्रेस के कौन से पद में है? और कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस इस प्रदेश के जितने अपराधी हैं उनके साथ खड़ी होगी। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वस्तु स्थिति न बता के ये कह रहे हैं कि मैं वन कटाई का विरोध करने गया था, इसलिए मेरे घर में ईडी आई है। वो तो सीधा चैतन्य बघेल के लिए कर रही है, जो किसी पोस्ट में नहीं है। ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। प्रेस वार्ता में अमर अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर कोल ब्लॉक आवंटन, पेड़ कटाई और पर्यावरण स्वीकृति में मिलीभगत के दस्तावेज पेश किए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन में न केवल पर्यावरण स्वीकृति दी गई बल्कि अडानी को खदान संचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उन्होंने कहा कि साल 2019 से 2023 के बीच भूपेश सरकार ने खनन के लिए कई अनुशंसाएं भी भेजी। जिस तमनार में वो विरोध करने गए थे उसके फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिकमेंडेशन उनके मुख्यमंत्री काल में हुई। दोहरा मापदंड कि आप स्वीकृति दिलाओ, बाद में विरोध करो और अनन्य कारण से आप आरोप लगाओ। बल्कि वस्तु स्थिति उनको ये बताना चाहिए कि इस प्रदेश के शराब घोटाले का 3200 करोड़ रुपया, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए का उनके ही साथी का बयान है कि उन्होंने चैतन्य बघेल को दिया है, उसके बारे में उनका क्या कहना? भाजपा नेता ने सवाल उठाया है कि जब भूपेश बघेल ने खुद कोल ब्लॉक आवंटन में सिफारिशें की तो अब झूठे आरोपों से अपना दामन क्यों बचा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या वह मनमोहन सरकार के फैसलों पर माफी मांगेंगी और क्या भूपेश बघेल अपने घर की बिजली बंद करेंगे जैसा वे दूसरों को कहते थे। पत्रकार वार्ता में भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम में विपक्ष के पार्षदों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप की अगुवाई में पार्षद दल निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया। इनकी मांग है कि निगम में पार्षदों के बैठने के लिए कक्ष और नेता प्रतिपक्ष को कार्यालय जल्द ही आवंटित किया जाए। नेहरू चौक स्थित नगर पालिक निगम कार्यालय के सामने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षदों ने धरना शुरू कर दिया है। पार्षदों का आरोप है कि भाजपा सरकार बनने के 4 महीने बाद भी निगम में विपक्ष के लिए कार्यालय आवंटित नहीं किया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार में विपक्ष को सुविधाएं दी जाती थी। पिछले 4 माह से नगर निगम में भाजपा की सरकार बनी है।
और पिछले 4 महीना में अभी तक कांग्रेस पार्षद दल को विकास भवन में बैठने की व्यवस्था नहीं मिला है। पब्लिक परेशान है, अपने अपनी समस्या को लेकर के आ रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई उनको मार्गदर्शक करने वाले नहीं है। हम लोगों ने पिछले 4 महीने में देखा है कि गर्मी के दिनों में जनता हमारे कितना परेशान थे। एक एक वार्ड में लोग पानी के लिए त्राही त्राही हो रहे थे। आज भी टैंकर से सप्लाई हो रहा है। जैसी बरसात लगा, लोगों के घरों में पानी भरने लगा और गंदा पानी आने लगा, जिससे पीलिया जैसे बड़े बड़े बीमारी हो रहा है। आज वहाँ पर मैडम जो स्वच्छता अभियान में 2nd नंबर देश में जो इनाम लेके आई है, वो भाजपा का देन नहीं है, वो हमारा कांग्रेस शासन का जो देन है, जो पिछले 4 महीना पहले खत्म हुआ है। उसी के देन से और हमारे जो पिछले कार्यकाल था, जो जिससे हमने लगन से काम किया था शहर में, उसी का ही देन था जो पूरे देश में जो 2nd नंबर स्वच्छता अभियान में मिला है। तो आज हम सभी पार्षद लोगों ने ये शपथ लिया है कि जब तक हमको कमरा आवंटन नगर निगम में नहीं होता है, प्रतिदिन नगर निगम विकास भवन के सामने जमीन में बैठकर जनता का सेवा करेंगे और उनका समस्या सुनेंगे। अभी देश की भावना पूर्वक राजनीति की जा रही है भाजपा शासन के द्वारा। कांग्रेस कभी किसी को बदला लेने के भावना से कार्य नहीं की और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष पार्षद दल को बने हुए विगत 4 माह पूर्ण हो चुका है, उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल को कार्यालय आवंटन नहीं किया गया। पर्याप्त जगह है, पर्याप्त कार्यालय है, चाहे तो वो एक दिन में आवंटन कर सकते हैं, किंतु 5 माह बहुत होता है और इसको देखते हुए हमने विरोध जताया और आज जमीन में बैठकर हम सभी पार्षद दल भरत कश्यप जी के नेतृत्व में और उप नेता प्रतिपक्ष संतोषी रामा बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारे पार्षद दल को कार्यालय नहीं दिया जाएगा, विगत दिनों से और निरंतर यहीं बैठकर कार्य किया जाएगा। भरत कश्यप भैया जी हैं, उनको एक कार्यालय नहीं दिया गया। लोग आते हैं यहाँ पर पानी की समस्या लेकर, हर चीज की समस्या लेकर आते, भटक रहे हैं। हमारे जो जनता है जिनके लिए आज हम खड़े हुए हैं, उनकी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे हमको कोई स्थित जगह नहीं मिला है। अगर हमको कार्यालय नहीं मिलेगा तो हम तो जमीन पर ही बैठकर यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अगर हमको कार्यालय, भैया को कार्यालय, भरत कश्यप जी को कार्यालय चाहिए, उनको कार्यालय मिले, इसके लिए आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन जमीन पर बैठकर कर रहे हैं। धरने में बैठे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप सहित मौजूद पार्षदों ने कहा कि जब तक कार्यालय आवंटित नहीं होगा तब तक रोजाना विकास भवन के सामने धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान भी यहीं से किया जाएगा। इस दौरान पार्षदों ने निगम प्रशासन पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस ने दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए इसका जोरदार विरोध किया है। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 22 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इस आंदोलन को जिले स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों में प्रभारी तय किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिले की जिम्मेदारी कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव को दी गई है। अटल श्रीवास्तव ने शहर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के साथ बैठक कर पूरी रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने तय किया है कि हाईवे जाम कर सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। पार्टी ने आम लोगों से भी इस विरोध प्रदर्शन में सहभागिता करने की अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि ये लड़ाई लोकतंत्र और जनता के अधिकारों को बचाने के लिए है, जिसे मजबूती से लड़ा जाएगा। संपदा को लूटने के विरोध में आर्थिक नाकेबंदी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आर्थिक नाकेबंदी का निर्णय लिया गया है, जिसमें 22 तारीख को सुबह 12 बजे से 2 बजे तक आर्थिक नाकेबंदी होगी। जो भी हाईवे है उनको आर्थिक नाकेबंदी में जाम करना है और बिलासपुर को मुझे प्रभारी बनाया गया है। बिलासपुर में बहुत देखिए, ये तो हर आदमी, आम आदमी भी जान चुका है कि सीबीआई और ईडी किसके इशारे पर काम कर रही है। हम क्या अब सीआईए को थोड़ी ना बोलेंगे कि सीआईए से जांच कराइए। जो एजेंसियां हैं उसी के बारे में बात करेंगे कि मोसाद से जांच कराइए कि सीआईए से जांच कराना, तो बोल नहीं सकते। हमारी मजबूरी है कि कुछ जांचों को कहा जाता है, पर अभी जिस तरीके की गतिविधियां हैं, पहले तोता कहा जाता था, अब तो ऐसा लग रहा है कि पालतू कुत्ता हो गया है ईडी और सीबीआई। और जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है कि घर परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है, तो इसके विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और सीएम से मैं यही कहूँगा कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हम सबके लिए गर्व की बात है। जल जंगल ज़मीन से उठ के आए हैं। उनके रायगढ़ जहाँ से 2-3 बार सांसद रहे, उसको उजाड़ा जा रहा है, पर उन्होंने अपने मुंह पर टेप लगा लिया है। अदानी का इतना डर भी नहीं कि छत्तीसगढ़ लुट जाए। उनसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के जल जंगल ज़मीन और आदिवासी संस्कृति को बचाएं और उसके लिए कुछ काम करें। और कल का आंदोलन सफल हो। पूरे प्रदेश में निर्देश दिए कि हर जिले में ये होगा, तो हर जिले में जाम होगा। 2 घंटे का आर्थिक
जाम होगा उसके बाद की रणनीति पीसीसी तय करेगी और आंदोलन सतत रूप से जारी रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में अचानक राज्यपाल रमेन डेका दौरे पर पहुंचे। विश्वविद्यालय में राज्यपाल के स्वागत में खड़े अधिकारियों से मिले बिना ही वे सीधे उपस्थित छात्र छात्राओं से मिलने चले गए, जिसमें वहां छात्र छात्राओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में की गई गड़बड़ियों, पढ़ाई की दयनीय स्थिति, कुलपति प्रोफेसर वाजपेयी के मनमाने रवैये, वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग, खराब निर्माण कार्य होने की बात कही गई। आप सभी को बता दें, छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के दिखावे का कार्य करने और तानाशाही रवैये की शिकायत कर दी। रमेन डेका ने कार्रवाई करने का पूर्ण भरोसा दिया। समीक्षा बैठक के दौरान कुलपति प्रोफेसर वाजपेयी एवं प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र दुबे को लंबी शिकायतें होने पर फटकार लगती रही। आप सभी को बता दें कि कुल सचिव कक्ष को इतना आलीशान बनाने, संसाधनों की दुरुपयोग करने और कुलपति द्वारा फोटोबाजी करने को लेकर भी डांट लगाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में पिछले दिनों राज्यपाल रमेन डेका दौरे पर पहुंचे थे, जिससे वहां के छात्र छात्राओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में की गई गड़बड़ियां, पढ़ाई की दयनीय स्थिति, कुलपति प्रोफेसर वाजपेयी के मनमाने रवैये, वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग, खराब निर्माण कार्य होने की बात कही गई। शिकायत मिलने के बाद राज्यपाल ने इसकी जाँच के लिए टीम गठित की है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय एक बार फिर जांच के दायरे में है। बीते एक वर्ष में तीसरी बार विश्वविद्यालय पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और प्रशासनिक मनमानी के आरोपों को लेकर राजभवन तक शिकायत पहुंची है। छात्रों के लिखित शिकायतों के बाद राज्यपाल रमेन डेका ने विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण कर कुलपति सहित शीर्ष अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नाम के अनुरूप कार्य करने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग को 14 बिंदुओं पर विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जांच में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों में अनियमित भर्ती, वित्तीय गड़बड़ियां, निर्माण व निविदा कार्यों में भ्रष्टाचार, छात्रों की उपेक्षा और मनमाने निर्णय जैसे गंभीर बिंदु शामिल हैं। जांच टीम पर छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जांच टीम सिर्फ लीपापोती कर रही है। जांच में लेट लतीफी की जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सके। इस विषय में जानकारी लेने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी बात रखने से मना कर दिया। लगातार आप देखेंगे कि वो तो माननीय न्यायालय एवं माननीय राजभवन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। मुझे लगता है कुलपति महोदय अपने आप को सभी से सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए वह इस प्रकार कृत्य कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं की आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। मेरी जानकारी में इस वर्ष में 3 जांच समितियाँ गठित की जा चुकी है और 3 जांच समितियाँ, पहली जांच समिति को रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। दूसरी जांच समिति, जो दूसरी जांच समिति बैठी है, वह विश्वविद्यालय इंस्पेक्शन कर चुकी है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन लीपापोती कराने कार्य कर रही है, जो साक्ष्य उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जांच समिति इतनी निष्क्रिय है, इतनी मंद गति से काम कर रही है कि वह विश्वविद्यालय को पर्याप्त समय दे पा रही कि साक्ष्य मिटा पाए। तो मुझे लगता है कि जाँच समिति को त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रतिवेदन है वो राज्य प्रशासन को भेजना चाहिए। पिछले महीने भी 4 सदस्यीय समिति ने विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। अब तक की गई जांच में विश्वविद्यालय प्रशासन पर साक्ष्य मिटाने और लीपापोती करने के आरोप भी लगे हैं। जांच समिति की निष्क्रियता और धीमी प्रक्रिया को लेकर भी छात्र संगठनों में नाराजगी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। आप सभी को बता दें कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के ऑटोनोमस कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने भी ये निर्णय लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग को भेजा था, जिस पर मंजूरी देते हुए विभाग ने सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय को नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट को पास कर दिया है। अब इसी सत्र से विश्वविद्यालय में स्नातक में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि छात्रों को प्रवेश देने से पहले ही सिलेबस तैयार कर
लिया जाए। विश्वविद्यालय में इस सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को नई शिक्षा की नीति के तहत में पढ़ाई करनी होगी। स्नातक अब 3 की जगह 4 साल के हो जाएंगे। छात्र छात्राएं अगर 1 साल पढ़ाई करेंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री मिलेगी। छात्र तीसरे साल में 7.5 CGPA हासिल करते हैं तो ही उन्हें चौथे साल में एडवांस कोर्स में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा छात्र अपने विषय के अतिरिक्त कोर्स का भी चयन कर सकते हैं। सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव भुवन सिंह राज ने कहा कि इस सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं। अभी सारे प्रदेश में NEP लागू हो चुका है और हमारे यहाँ भी NEP लागू हो चुका है, लेकिन हमको UGC डेप की बाध्यता के अनुसार केवल 2 BBA और BCA BCom में ही हमको NEP चलाने की अनुमति हमको UGC डेप से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ MOOC कोर्स चलाने की अनुमति हमारे विश्वविद्यालय को मिला हुआ है, जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। हम प्रबंधन विभाग की ओर से रूरल मार्केटिंग पे यह MOOC कोर्स चला रहे हैं, चलाने की अनुमति मिली है हम लोगों। ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चियों से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। ये दोनों बच्चियां जशपुर जिले की निवासी है, जिन्हें घरेलू काम करवाने के लिए बिलासपुर लाया गया था। बच्चियों ने आरोप लगाया है कि वे एक पुलिसकर्मी के घर में काम करती थी, जहां उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। यह पूरी घटना लाल खदान क्षेत्र की है, जहां स्थानीय लोगों ने तोरवा पुलिस को सूचना दी कि 2 बच्चियां एक मोबाइल दुकान के पास रोती हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें काम के लिए जबरन बिलासपुर लाया गया था। बच्चियों ने बताया कि वे पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा के घर में काम कर रही थी, जो फिलहाल पुलिस लाइन में तैनात है। उन्होंने यह भी कहा कि वे यहाँ रहना और काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। साथ ही बच्चियों ने बताया कि उनके मुंह बोले रिश्तेदार ने उन्हें यहाँ छोड़ दिया है और उनका मेहनताना भी वही लोग लेते हैं। मेरे को आते के साथ ड्यूटी से मेरे को बहुत डांटते थे, वहाँ झाड़ू पोछा बच्ची को देखना, देखभाल करती थी। और जैसे ड्यूटी से आती थी वैसे मेरे को बहुत डराती थी, धमकाती थी, जैसे डांटती थी। और मेरे को मेरी बुआ भेजी है यहाँ काम करने के लिए। और मैं बोली कि मैं घर जाऊँगी, तो मेरे को बोले कि नहीं आओ, तुम वहीं रहो। बोले क्यों? वो मेरे को चाहती थी कि मैं यहीं काम करूँगी। मेरा सारा पैसा को मेरी बुआ के दे देती थी, पर पढ़ाई करवा रहे थे, पर मेरे को बुआ बोली कि जाओ बिलासपुर में काम करना। बोले 8 महीने में रुकी हूँ। मेरे मामा और मामा लाए हैं यहाँ पर मेरे को। मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ और बच्चे लोग को देखते हैं। आप क्यों रो रही हो? क्यों जाना नहीं चाह रहे थे उसके साथ? नहीं जाओ, पुल मारते हैं। अभी जाओ तो घर जाओ, पुल मारेंगे मेरे को। क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे बेटा? कि वहाँ से चलिए इसलिए मारेंगे मेरे को। अच्छा, मारते भी मैं बहुत है, ऐसे थोड़ा सा नहीं जानोगे, कपड़ा तो ऐसे थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे उधर हो जाते हैं, इसलिए भी मारते हैं। अच्छा, रोज मारते थे? हाँ, रोज मारते। और खाने के लिए देते थे कि नहीं? देते थे थोड़ा थोड़ा। इसलिए कितने साल के? दिन में से 2 बार देते थे। किसके यहाँ काम करते थे आप? और लग रहा। और पुलिस में कौन है?
पुलिस में वही और निकला है। हमको फोन आया यहाँ से कि भैया बाहर की कुछ लड़कियां हैं जो आके यहाँ बैठी हुई है बेचारी और कुछ बस का इंतजार कर रही है। जैसे ही पता चला हम लोग यहाँ पर आए तो उनसे बातचीत किए तो पता चला कि वो किसी बोले कोई मामा है उनके यहाँ काम कराने के उनको लेकर के आए थे और उनको नाबालिग बच्चों से काम कराते थे और किसी न किसी कारणवश उनको हमेशा टॉर्चर करके उसके साथ मारपीट किया जाता था। ऐसा बच्ची ने बताया है रो कर। और उसके पश्चात हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से बातचीत किया, उनको फ़ोन लगाया तो संपूर्ण जानकारी दी। तो वहाँ से फिर स्टाफ आए हैं, उनको ले करके अभी गए हैं साथ में। हमारा ये कहना है कि ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में अभी इस तरह की जो नाबालिग बच्चों से जो काम कराने का जो मुहिम चल रहा है कि ये सारी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। और इस पर मैं निवेदन करता हूँ समस्त स्टाफ से कि ऐसे जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो छोटी छोटी बच्चियों को ला करके जो काम कराते हैं, जो मानव तस्करी का जो काम भी करते होंगे, इन पर रोक लगे और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि बच्चियों को उनके परिजनों की सहमति से पढ़ाई के लिए यहाँ लाया गया था। बच्चे से पूछे भैया, ये तो झूठ है, मेरे सामने कभी मारपीट नहीं हुआ है, ना मैं किया हूँ। मतलब बच्चियाँ झूठ बोल रही है? मैं नहीं कह सकता हूँ भैया, अब कैसे क्या कह रही है। आप क्या करते हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ। और जहाँ ये काम कर रही थी वो कहाँ काम कर रही थी? या वो मेरे पास में ही थी और वो इनके पापा जो है बोले कि ले जाइए का आप सीखेंगी और ओपन जो परीक्षा आएगा तो उसमें बिठा लेंगे, ऐसे करके। आपको पता है गैर कानूनन काम है बच्चों से काम कराना? सर जी, ओपन परीक्षा नाबालिग बच्चों से काम कराना, ओपन परीक्षा ऐसे करके मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। आप के पास में जाना चाहती हैं ले जाइए बोले। तो ओपन परीक्षा कहाँ? वहाँ तो ओपन काम करवा रहे थे, वो मारपीट कर रहे थे हैं? ये तो मैं नहीं देखा हूँ। और जब आप बोल रहे हो ओपन परीक्षा कराने की बात है तो फिर सैलरी क्यों दे रहे थे उनके बुआ और उनके पिताजी को? हम सैलरी कहाँ दिए हैं? वो बता रही है बच्ची। ये मुझे नहीं मालूम है भैया, वो किस आधार पे कह रही हैं। कौन से थाने में पदस्थ हैं आप? मैं पुलिस लाइन में हूँ। इस मामले में पुलिस ने दोनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में भेज दिया है और उनके असली परिजनों से संपर्क करने की कोशिश जारी है। साथ ही पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। उसमें ये जानकारी मिली है कल जब आप ही लोगों में से किसी के द्वारा खबर की गई थी आम पब्लिक से, तो तत्काल पुलिस पेट्रोलिंग भेजी गई थी जिसमें महिला हमारी प्रधान आरक्षक जो तोरबा की है वो गई थी और उन्होंने बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके मामा लगते हैं रिश्ते में अरुण लकड़ा जो पुलिस लाइन में पदस्थ हैं और आरक्षक हैं। करीब 8-9 महीने पहले उनके पेरेंट्स ने कहा था कि इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर लेके आए और इसके आधार पे उनको रखा गया था। और कल लेकिन ऐसा उन बच्चों का कहना है कि उनके साथ मारपीट और उनको डराना धमकाना इस प्रकार की चीज़ें भी की जा रही थी, तो इस कारण से उससे छुप होके वो लोग जाने का वहाँ से निश्चय किए। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने बच्चों को उसमें बाल संप्रेक्षण गृह में वहाँ भेजा है और उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनको वापस भेजने के लिए उनके पेरेंट्स को भी खबर करवाए हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या जो कह रही हैं वो सही है अथवा उनके पेरेंट्स आएंगे तो उनसे बात करेंगे और यदि उसमें ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किसी काम करने के कारण से या फिर और भी इस कारण से लाया गया था तो उसमें उचित विधि सम्मत कार्रवाई करें। नहीं, जांच में जैसा आप ये बता रहे हैं कि रिश्तेदार हैं, अगर रिलेटिव्स हैं और पेरेंट्स ने अनुमति दी है तो एक बार अलग विषय हो सकता है। क्या बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई थी क्या? अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे थे और पढ़ने के लिए लाया गया था तो ये सब चीज़ें जांच में आएंगी और यदि ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी फेज 2 में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ क्वार्टर नंबर
C13 में रहने वाली स्वामी आत्मानंद स्कूल की शिक्षिका अरुंधति साहू और उसका बेटा साकेत साहू पर गरीब और निर्धन हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच देने और बहलाने फुसलाने का आरोप लगा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले 3 से 4 वर्षों से ये लोग अपने घर में धार्मिक सभा कर हिंदुओं का धर्म बदलने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। रिपोर्टकर्ता सूरज ताम्रकार ने बताया कि जनवरी 2022 में एक्सीडेंट के बाद शिक्षिका ने ईसाई धर्म अपनाने का सुझाव देकर धमकाया था कि हिंदू धर्म में रहोगे तो यूं ही एक्सीडेंट होते रहेंगे। आरोप है कि 20 जुलाई 2025 को भी शिक्षिका और उसका बेटा करीब 20 से 22 लोगों को बुलाकर अपने घर में धर्मांतरण कराते हुए मिले। मोहल्ले के अन्य लोग भी इस गतिविधि से परेशान हैं और उन्होंने सामूहिक आवेदन देकर FIR दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मना करने पर उन्हें प्रेत बाधा व अन्य दुष्प्रभावों से डराया धमकाया जाता है। पुलिस ने धारा 299 BNS के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज हम लोग पहुंचे तो इन लोगों को हमें देख के थोड़ी मजबूती लगी कि सनातनी भाई लोग आए हैं, तो ये लोग अपनी व्यथा बताएं, जो देख के हम लोग भी बहुत दुखी। ये लोग जो महिला है अरुंधति साहू, ये आत्मानंद स्कूल में चूंकि शिक्षिका हैं और वहाँ से आत्मानंद स्कूल से बच्ची को और बच्चों को लेके आती हैं अपने घर और उनको खाना पिलाना खिलाना वहीं रखती हैं और उनको धर्म परिवर्तन कराती हैं। जो हिंदू बच्चे हैं, जो सनातनी बच्चे हैं, जो कि कितने पेरेंट्सों को ये पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो हमारा शासन प्रशासन से ये कड़ा शब्दों में शिकायत है कि तत्काल इन पे कार्रवाई की जाए और इनको शिक्षिका के पद से हटाया जाए। हम लोग 4-5 साल से परेशान है, जब से वो आई है तब से। वो घर शिफ्ट की है और सब आने लगे। हम लोग बोले भी ये तो गलत लोग घर ले लिए हैं सामने में। और जस्ट मेरा किचन से लोग दिखते हैं और रात में किसी हम लोग का हिंदू का त्योहार रहता है तब उसके यहाँ ज्यादा भीड़ चिल्लाते हैं। बाल खुला कर करके खिड़की के पास यंग लड़की लोग चिल्लाते हैं और मैं डरती भी हूँ। मैं बोली भी इनको, जब मेरे मिस्टर का रिटायर नहीं हुआ थे, चिरमिरी में थे, मैं बोली मेरे को डर लगता है किचन में, बच्चे लोग इधर उधर चले जाते हैं, मैं अकेली हूँ, अभी मेरे बेटा लोग को शादी नहीं की हूँ, बहुत डर लगता है चिल्लाते हैं। तो हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी एवं अनुयायी लोग जो है एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किए कि गीतांजलि सिटी फेज 2 के गली नंबर 7 में एक अरुंधति साहू नाम की महिला जो है अपनी बिना अनुमति की अपने घर में जो है धार्मिक आयोजन की थी, जिसकी अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना जाकर तस्दीक की गई। उसके यहाँ जो धार्मिक प्रार्थनाएं चल रही थी क्रिश्चियन समाज का, मसीह समाज का, जिसके संबंध में पूछताछ अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोनी क्षेत्र में संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर छात्रों और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कोनी को बिलासपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का प्रमुख एजुकेशन हब माना जाता है, जहां गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय समेत अनेक शैक्षणिक संस्थान चलाया जा रहा है। छात्र संगठनों ने शैक्षणिक हब कोनी से निजी भवन में संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि कोनी में पहले से ही एक शराब दुकान चल रही है, जिसको हटाने की मांग पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब फिर कोनी में दूसरी शराब दुकान चालू की जा रही है, जो विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं होगा। इससे विद्यार्थियों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और राज्य की छवि भी खराब हो रही है। बता दें कि NSUI के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में छात्रों ने 6 मुख्य मांग के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। इनमें शिक्षा क्षेत्र से शराब दुकान हटाने, शासन की नशा मुक्ति नीति के उल्लंघन का मुद्दा, सरकारी भूमि होते हुए भी निजी भवन में दुकान चलाने से हो रही राजस्व हानि और पूर्व में दिए गए ज्ञापनों की अनदेखी जैसे मुद्दे शामिल हैं। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि 10 दिनों के भीतर शराब दुकान को नहीं हटाया गया तो कोनी क्षेत्र की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्र मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। स्थानीय नागरिकों और शिक्षकों का इस आंदोलन को साथ मिल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित है, उससे लगा हुआ जस्ट वहाँ शराब भट्टी संचालित हो रहा है, जिसको हटाने के लिए लगातार विभिन्न माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय की से और जो संचालक है आबकारी के, उनसे मांग किया गया था कि वहाँ से शराब भट्टी जो है हटाया जाए, क्योंकि वो एजुकेशन हब है और लगातार वहाँ बच्चों का आवागमन वहाँ जारी रहता है। एक शराब भट्टी जो था पहले से, उसके अलावा एक और शराब भट्टी वहाँ स्थापित कर दी गई है।
हमारी आपत्ति इस बात को लेकर है कि एजुकेशन हब के लिए अगर आप एक तरफ काम करने की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए वहाँ लगाने की बात हो रही है और देश के विभिन्न प्रांतों के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं, तो वहाँ हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश की छवि एक शराब की वजह से वहाँ ख़राब हो या फिर शराब हब के नाम से जाना जाए। उन्हीं का जो आज छवि है एजुकेशन हब के है, तो भविष्य में भी वो एजुकेशन हब के नाम से ही जाना जाए। इसलिए हमने अब मांग किया है कि एजुकेशन हब कोनी जो क्षेत्र है उनको शराब मुक्त बनाया जाए और 6 किलोमीटर के दायरे में जो शराब भट्टी वहाँ स्थापित है उनको हटाया जाए और 6 किलोमीटर के दूर कहीं पर उसको विस्थापित किया जाए। इस मुद्दे पर सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक और माता पिता भी चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि शराब दुकान से क्षेत्र में अव्यवस्था बढ़ती है और पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर मांग पर कोई कदम उठाता है या आंदोलन की स्थिति बनने का इंतजार करता है। कैमरा पर्सन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की लचर सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों में है। शनिवार रात तारबहार पुलिस ने 2 युवकों को स्टेशन परिसर से खतरनाक बटनधार फोल्डिंग चाकुओं की खेप के साथ धर दबोचा, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। युवक सुमित चौरसिया निवासी गौरेला प्लेटफॉर्म नंबर 7 से बाहर निकल रहा था, जिसकी संदिग्ध हरकतों पर एसीसीओ टीम की नजर पड़ी और तलाशी में उसके बैग से 2 8 इंच से ज्यादा लंबे बटनदार चाकू मिले। वहीं दूसरा युवक निखिल साहू निवासी सरकंडा प्लेटफॉर्म की ओर से आता दिखा, जिसकी तलाशी में 8 फोल्डिंग धारदार चाकू मिले। दोनों ने खुद को बाबा धाम यात्रा से लौटना बताया। उनके पास चाकू का न बिल था, न खरीद प्रमाण और न ही लाइसेंस। कल सूचना मिला, एसीसीओ टीम को सूचना मिला और एसीसीओ टीम और पुलिस तारबहार पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तो रात में वाहन चेकिंग का ड्यूटी भी लगा था और सरप्राइज चेकिंग भी था। उसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास में सर्विस प्रोवाइडर के पास में वाहन चेकिंग करते समय में एक मुखबिर सूचना मिला कि 2 लड़के संदिग्ध लड़के थैला और बैग में कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर बाहर निकल रहे हैं पीछे से छूटते हुए। वहाँ पर चेकिंग किया गया, जहाँ पर ये 2 लड़के मिला, जिसके नाम पूछने पर दोनों लड़के के पास में एक छोटा छोटा चाकू मिला, एक के पास 8 नग, एक के पास 2 नग चाकू मिला। पूछने पर बताया कि हम बोलबम गए थे, वहाँ से खरीद के ला रहे हैं अवैध रूप से, और पता चला बाहर में पुलिस चेकिंग हो रहा है तो हम लोग बचने के लिए पीछे रास्ते से बच के निकल रहे थे तो पकड़ा गए। पुलिस ने दोनों पर आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है और जांच में जुटी है कि ये हथियार कहां से लाए गए और मकसद क्या था। सबसे गंभीर बात ये कि दोनों युवक ट्रेन में हथियार लेकर चढ़े उतरे और स्टेशन से बिना किसी स्कैनिंग बाहर निकल गए, जिससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। ना कोई बैग स्कैनर, न जांच गेट, न आरपीएफ जीआरपी की नियमित गश्त। स्टेशन का पुनर्विकास तो कागजों में दर्ज है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा इंतजाम शून्य है। पुलिस ने समय रहते काम किया, पर अगर रेलवे ने जल्द सुधार नहीं किए तो भविष्य में बड़ी घटना टलना मुश्किल होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के उसलापुर रेलवे स्टेशन में स्टैंड कर्मचारियों की दबंगई का मामला सामने आया है। मामूली सी बात पर स्टैंड कर्मियों ने एक युवक को इस कदर पीटा कि उसे थाने जाना पड़ा। आरोपी कर्मचारी अब पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन सवाल ये है कि रेलवे की नाक के नीचे ऐसे कर्मचारियों को शह कौन दे रहा है। पूरा मामला उसलापुर रेलवे स्टेशन का है, जहां वंश शर्मा अपनी मां को लेने बाइक से स्टेशन पहुंचा था।
लेकिन स्टेशन परिसर में बाइक पार्किंग को लेकर स्टैंड कर्मियों ने पहले वंश से बहस शुरू कर दी। फिर वीरेंद्र यादव और मोहम्मद राज नाम के दोनों कर्मचारियों ने मिलकर वंश की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित वंश ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए दोनों कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। वंश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि मोटरसाइकिल से उसकी मां को लेने के लिए उजलापुर रेलवे स्टेशन गया था, जहां पे ये जो बाइक स्टैंड वाले हैं स्टैंड में बाइक रखने की बात पर से विवाद किए और उनके साथ में मारपीट किए, जिसमें से आरोपी वीरेंद्र यादव और मोहम्मद राज जो स्टैंड में काम करते हैं उनके द्वारा घटना कायद की गई को पकड़ा गया है। आज उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि उजलापुर स्टेशन पर स्टैंड कर्मियों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। आए दिन यहां यात्रियों से बहस, बदसलूकी और जबरदस्ती वसूली की शिकायतें मिलती रहती है। रेलवे प्रशासन की चुप्पी ने इन कर्मचारियों को जैसे खुली छूट दे दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब रेलवे इस गुंडागर्दी पर अंकुश लगाएगा या फिर यात्रियों की सुरक्षा यूं ही राम भरोसे रहेगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चिंगराजपारा इलाके में एक महिला को गांजा बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों के पास से करीब 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिकांडो अटल आवास के पीछे एक महिला अवैध रूप से गांजा बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रही है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। वहां सफेद प्लास्टिक थैले के साथ खड़ी महिला को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान चंदा राजपूत के रूप में हुई। बिलासपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि चिंगराजपारा में रहने वाली एक महिला के द्वारा गांजे की बिक्री की जा रही है, जिसमें पुलिस के द्वारा विधिवत रेड की कार्रवाई की गई तथा महिला के कब्जे से 1 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया गया। महिला विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय पेश किया गया। पुलिस ने जब महिला की तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 19,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्त और वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। आप सभी को बता दें कि महाराणा प्रताप चौक के पास एक कार को रोककर जांच की गई तो चालक अरिजीत केडिया नशे में धुत पाया गया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में एक एयरगन भी बरामद हुई। पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की है। साथ ही एयरगन जब्त कर उसके अवैध होने की जाँच शुरू कर दी गई है। रात्रि में महाराणा प्रताप चौक में वाहन चेकिंग हो रही थी। उस दौरान XU700 के चालक अरिजीत केडिया को रोककर चेक किया गया, जो नशे की हालत में लगा। ब्रेथ एनालाइजर चेक करने पर नशे में होना पाया गया, जिसका 185 के तहत कार्रवाई की गई और उसमें कमर पर एक एयरगन पिस्टल डाल के रखा था, जिसको भी रखने का कारण पूछने पर कोई उचित कारण नहीं बताया और उसे 106 BNS के तहत भी जब्त कर जांच में ली गई है और उसके तहत प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है। न्यायधानी बिलासपुर में रविवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास एक गंभीर सड़क हादसे में गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी घायल हो गए। आप सभी को बता दें कि हादसे में उनका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। कार में सवार उनकी पत्नी सुरक्षित बच गई। दुर्घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला चौक के पास उस वक्त हुई जब रजनीश तिवारी स्वयं अपनी कार चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनकी कार अचानक एक एक्सीवेटर वाहन से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा जोर से थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिस पर सिविल लाइन थाने की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद की गई। पुलिस के अनुसार डीईओ की हालत स्थिर है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे की निगरानी में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई या तकनीकी कारणों से। राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई बड़ा जनमाल का नुकसान नहीं हुआ। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर में स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस का व्यवहारिक पक्ष को लेकर कोर्स चलाया जा रहा है। इसमें दावा किया गया है कि इससे अध्ययन से दुनिया के हर सवाल का जवाब मिलेगा। रामचरितमानस के धार्मिक पक्ष को तो दुनिया जानती है, लेकिन ग्रंथ में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और पर्यावरण शास्त्र के बारे में भी विस्तृत ज्ञान है, जिसका अध्ययन करने की जरूरत है। इसको ध्यान में रखकर बिलासपुर के सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, जिसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय ने 12वीं के बाद किए जाने वाले इस कोर्स का स्टडी मटेरियल अयोध्या की रामायण समिति की मदद से तैयार किया है। कोर्स में चौपाइयों की मदद से भौतिक और पर्यावरण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। प्रोफेसरों के मुताबिक रामचरितमानस की चौपाइयों में जिक्र किए गए रावण के पुष्पक विमान या फिर राम सेतु का पत्थर या राम रावण युद्ध के चलने वाले तीर हो या फिर आकाशवाणी हो, इन तमाम बातों को यूनिवर्सिटी के इस डिप्लोमा कोर्स में अलग अलग विषयों की किताबों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि सनातन धर्म रामचरितमानस विज्ञान पर आधारित है। इस कोर्स को करने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में कोर्स का संचालन हिंदी विषय में किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक डिप्लोमा कोर्स रन कर रही है। 16 क्रेडिट का ये डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें 4 पेपर्स हैं। डिप्लोमा इन रामचरितमानस ऑन सोशल वेलफेयर थ्रू साइंस। तो बेसिकली जो ये कोर्स है वो डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, 1 साल के ड्यूरेशन में संचालित होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि डिप्लोमा इन रामचरितमानस ऑन सोशल वेलफेयर थ्रू साइंस, तो इसके 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है रामचरितमानस। जैसा आपको सभी को पता है कि जो हिंदू ग्रंथ है उससे रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है, और रामचरितमानस सभी हिंदुओं के लिए एक धार्मिक ग्रंथ है। उसको कंबाइन किया गया है सोशल वेलफेयर के साथ और साइंस के साथ। तो जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो सभी के भले की बात करते हैं और सभी के वेलफेयर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और वेलफेयर को साइंस के साथ जब मिलाते हैं हम, और रामचरितमानस जो हिंदू ग्रंथ है, सभी हिंदू ग्रंथ चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो या रामचरितमानस हो, वो सभी सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। और जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सोसाइटी की बात करते हैं। जब इंडिविजुअल का पर्सनालिटी या सेल्फ ग्रोथ होता है तो वो सोसाइटी को लेकर चलता है। तो कुछ इसी टाइप का कोर्स है। और जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। तो इस टाइप के इथिक्स रिलेटेड कोर्स या फिर सोसाइटियल डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स सभी विंग्स में, केवल साइंस की बात ना करें, कॉमर्स हो गया या आर्ट्स हो गया या फिलोसफी हो गया, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट्स को जब हम जो ये हमारे हिंदू ग्रंथ है उसके साथ अगर हम कंबाइन करें तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आ सकते हैं, और भविष्य में भी आपको यूजी लेवल पे या पीजी लेवल पे ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकता है कि देखने के लिए मिले। इस सत्र में तो एडमिशन हमारा चालू है, तो एग्जैक्ट फिगर जो है वो अभी भी बढ़ेगा, और सितंबर तक प्रॉब्ली हमारा एडमिशन है। अनलिमिटेड सीट्स है, क्योंकि हम ओपन यूनिवर्सिटी के मोड में संचालित होते हैं, तो कुछ विषयों को छोड़ के सीट का बंधन होता नहीं है, तो अनलिमिटेड सीट है, कोई भी चाहे तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कितने लोगों ने एडमिशन लिया?
हमारा एडमिशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है लास्ट इसमें, तो हो सकता है कि 15-20 एडमिशन हुए हों, लेकिन अभी चालू है और स्टिल 2-2.5 महीने हमारे पास हैं एडमिशन के लिए। रामचरितमानस का पाठ करना धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है बल्कि जीवन के मूल्यों और नैतिकता को समझने में भी मदद करता है। कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है। इस माह के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार का व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि ये भगवान शिव के प्रति भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक समर्पण का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सावन सोमवार को विधि पूर्वक व्रत करने और शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन से दुखों का नाश होता है। इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पूजा के बाद सावन सोमवार की कथा का पाठ अनिवार्य माना जाता है। सावन का दूसरा सोमवार है, शिव जी की कृपा है। यहाँ दयालबंद पुल के पास है मंदिर, बहुत सुंदर है। यहाँ आके मन को अलग ही शांति मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आज के हम लोग तो पूरा विधिवत तरह से उपवास भी हूँ मैं, फास्ट रखते हैं, दूध, जल, घी, दही सब कुछ चढ़ाते हैं, ऐसे पूजा पाठ करते हैं, बेलपत्र वगैरह चढ़ा के। सावन सोमवार है, दूसरा रोज है तब भी वैसने भीड़ है, पहला रोज है तब भीड़ रही और सब सेवा करते हैं भोलेनाथ के अपन से जो बना से देव, मैं अपन से भोलेनाथ के शरण में हूँ। इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं व शिव भक्त प्रातः काल से ही पूजन सामग्री लेकर मंदिरों की ओर निकलते हैं। व्रत और कथा पाठ से शिव कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। सावन सोमवार का व्रत शिव तत्व की प्राप्ति का श्रेष्ठतम माध्यम है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। ग्रैंड विजन नेटवर्क की ओर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपने सेवा विस्तार के तहत बीती शाम वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इंपीरिया में केबल ऑपरेटर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने समस्त केबल ऑपरेटरों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। साथ ही उनकी सभी समस्याओं पर चर्चा करते हुए जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान चेयरमैन ने ऑपरेटरों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। बैठक में चेयरमैन होरा ने केबल ऑपरेटरों की समस्या सुनी और उनकी समस्याओं के निराकरण के साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही चेयरमैन होरा ने 150 रुपये वाले नए पैकेज की घोषणा भी की है, जिसमें सभी चैनल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि भविष्य में छत्तीसगढ़ के सभी केबल ऑपरेटरों की भलाई के लिए जो भी बेहतर कदम होंगे वह उनके द्वारा उठाए जाएंगे। श्री होरा ने सभी केबल ऑपरेटरों को आश्वस्त किया है कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका निराकरण तत्काल किया जाएगा। वे सभी के सुख दुख में उनके साथ हैं, वे उनसे कभी भी मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं पर सभी केबल ऑपरेटरों ने चेयरमैन होरा का आभार जताते हुए और ज्यादा लगन के साथ में काम करने की बातें कही है। इस मौके पर चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा है कि ग्रैंड विजन किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यह आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। ग्रैंड विजन लगातार अपने उपभोक्ताओं को कम कीमतों में मनोरंजन के बेहतर साधन उपलब्ध कराते आ रहा है और आगे भी इसी तरह से नए नए स्कीम लेकर अपने दर्शकों को लाभ पहुंचाता रहेगा। ग्रैंड ग्रुप बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। हम सब एक परिवार की तरह मिलकर व्यवसाय करते हुए ग्राहकों को उत्तम सुविधा प्रदान करते रहेंगे। हम मिलजुल कर काम करेंगे। दूसरी कंपनियों के लुभावने प्रस्तावों पर ध्यान न देते हुए ग्रैंड विजन के साथ में आगे बढ़े। दूसरी कंपनियां आती हैं, जाती है, ज्यादा फायदे का लालच देकर अपना फायदा और आपका नुकसान करवाती है। के ग्रैंड ग्रुप के ऑपरेटरों की आज एक मीटिंग, अनौपचारिक मीटिंग रखे थे कि हम कैसे केबल को और अच्छी गति दें, कैसे हम कंटेंट बनाएं, कैसे समस्याओं को, ऑपरेटरों की समस्याओं को सुने, उसका निराकरण करें। बहुत से बिंदुओं पे जो बहुत दिन से ऑपरेटर एकजुट नहीं हो रहे थे, एक साथ बता नहीं पा रहे थे, बहुत सी समस्या मुझे भी नहीं मालूम थी। आज बहुत सारी समस्याओं का पता चला और हम कोशिश कर रहे हैं उन समस्याओं का निदान करें। जैसे बॉक्सेस पुराने हो गए तो उनको नए बॉक्स के साथ रिप्लेस करना। एक पैकेज मैंने ऑन किया है जो सबसे बड़ी आज की उपलब्धि है।
150 रुपये में सारे चैनल जो मैंने दिखा रहा हूँ, ये 4 पैकेज जो एक मैंने ब्लॉक करके रखा था, एक पैकेज वो हमने आज ऑन किया है। ये आज वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेटर उस पर भी जाना चाहे जा सकता है। ऑपरेटर को मैंने ये कहा कि हम मिलजुल के काम करें, हम किसी लुभावने ऑफर में ना आए, कि हम इतने साल से जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय को समझें और जहाँ उचित लगता है हमको वैसा व्यवहार करें। अगर हमारे से कोई दिक्कत है तो हमसे आके बात करें, हमसे संपर्क करें, पर व्यवसाय मिलजुल के करेंगे तो अच्छा हो। देखिए, जो मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं यहाँ, पहले हैथवे और सिटी केबल भी चलता था। मैं बता दूं आपको, हैथवे में पुराने बॉक्स 300 रुपये के 1200 रुपये में बेचे जाते थे। 240 रुपये का पैकेज होता था तो उसको 10 रुपये भी ऑपरेटर कम नहीं करा पाता। उसका कारण ये नहीं है, यहाँ के संचालक तो जो थे वो जो थे ही, लेकिन कंपनी कभी पैसे कम नहीं करती। जैसे अब GTPL आया, GTPL में जो लोग भी यहाँ काम करो एजेंट है, वो LCO भी नहीं है, वो एजेंट है। 20 रुपये पर बॉक्स उनको कमीशन मिलता है। सारा नेटवर्क गुजरात से चलता है। उसमें जो भी कंटेंट डालने निकालने का काम इंडिया बेसिस पे होता है। मान लो एक चैनल हमको इनपुट भी कराना है तो हम नहीं करा पाते, हमको मिलने जाना है तो हमको मैनेजर लेवल के लोगों से मिलना पड़ेगा, मालिकों से तो मिल ही नहीं सकते हैं। दूसरा सबसे माइनस पॉइंट है, हम कुछ भी बात अपनी रखने जाए तो वहाँ सुनवाई नहीं है। वहाँ एक सिस्टम चाहे पूरे देश में चल रहा है वैसे यहाँ भी चलेगा, लेकिन ग्रैंड ग्रुप के साथ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ ऑफिस अपना है, आदमी चलाने वाला छत्तीसगढ़ का है। 24/7 हम लोग उपलब्ध रहते हैं, मेरा स्टाफ उपलब्ध रहता है, लोग उपलब्ध रहते हैं और ऑपरेटर और हमारे बीच एक पारिवारिक माहौल है। और छत्तीसगढ़ में एक परंपरा रही है कि पारिवारिक रूप से ही एक दूसरे का आतिथ्य जो स्वीकार करते हैं उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है। और बाहर के लोग जो ये अंग्रेज लोग जो आते थे, जो देश को लेके चले गए, ऐसी ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी जियो आ गया, उसने सारी राशन दुकानें बंद कर दी, ऑनलाइन आ गया, सारों के धंधे चौपट हो गए। तो ऐसी ये कंपनियां आके व्यापार को चौपट करने का काम करती। तो ऑपरेटरों को सजग करने के लिए, अवेयर करने के लिए मैंने ये बताया है कि आप अच्छा कंटेंट, अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यापार करें। नो डाउट कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के ऑपरेटरों के लिए जो ग्रैंड ग्रुप है, जिसके चेयरमैन हमारे गुरुचरण सिंह होरा जी हैं, उन्होंने एक संजीवनी का काम किया है कि ऐसे समय पे रेट को इतना कम करके और सारे चैनलों को उपलब्ध कराया ऑपरेटरों के लिए। तो ये ऑपरेटरों के लिए संजीवनी की बात हुई है और ये हम इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते हैं कि जो रेट में और जितने कम में और सबसे ज़्यादा चैनल हमने जनता को दिखाया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लेकिन अब न्यायधानी बिलासपुर में भाजपा नेता के करीबी और रसूखदार लड़कों ने लग्जरी कारें खड़ी कर NH 130 जाम कर दिया था। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई हल्की कार्रवाई को संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सोमवार को उन्होंने हाईवे जाम करने वाली गाड़ियों की जब्ती नहीं बनाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही इस मामले में शपथ पत्र के साथ सरकार को जवाब देने कहा है। आप सभी को बता दें कि पिछले दिनों नई कार खरीदकर लड़कों ने रील्स बनाने के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था, जिसका वीडियो शूट कर नई कार खरीदने का जश्न भी मनाया गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। पुलिस ने सोशल मीडिया में खबरें आने के बाद रईस जादव पर FIR करने की बजाय सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई की। पुलिस की चालानी कार्रवाई के अनुसार रसूखदारों में वेदांत शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, यशवंत, दुर्गेश ठाकुर, विपिन वर्मा, अभिनव पांडे शामिल है। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। एडिशनल SP ट्रैफिक राम गोपाल करियारी ने बताया कि रतनपुर रोड में एक के बाद एक 6 कार को खतरनाक ढंग से लहराते हुए कट मारकर गाड़ी चलाते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। SSP रजनेश सिंह ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। रतनपुर रोड पर तैनात प्रभारी ASI KK मरकाम और स्टाफ ने सभी गाड़ियों को रोककर 2000 रुपए की चालानी कार्रवाई की, लेकिन एडिशनल SP ने इन 6 लड़कों के न तो नाम बताए, न ही जिन गाड़ियों का चालान काटा गया उनकी गाड़ी नंबर बताए गए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने छापामार शैली में कार्रवाई की। उन्होंने बिल्हा और कोटा ब्लॉक के आधा दर्जन खाद और कृषि दवाई दुकानों में दबिश दी। गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। शासन ने खाद, बीज और कृषि दवाइयों की जमाखोरी, नकल माल और कालाबाजारी पर लगाम कसने के सख्त निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग का जिला स्तरीय निरीक्षण दल विकासखंड बिल्हा, कोटा और मस्तूरी के आधा दर्जन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पटेल कृषि केंद्र, अजय ट्रेडर्स और जगन्नाथ कृषि केंद्र में जांच की, जिसमें पटेल कृषि केंद्र में उर्वरक स्कंद प्रदर्शित नहीं करने तथा नियमित भंडारण वितरण प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सतत निरीक्षण करें उन दुकानों को, जिससे किसानों को सही गुणवत्ता युक्त खाद मिले, सही रेट में मिले। उनके निर्देशानुसार हमने जिला स्तर के अधिकारी एवं विकासखंड स्तर के जो उर्वरक निरीक्षक हैं, इनके द्वारा सतत निरीक्षण करवाया जा रहा है। और जहाँ पर भी कुछ खामियां पाई जाती हैं, तत्काल नोटिस जारी करके और उनको आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। अगर यदि 1 सप्ताह के अंदर उनको नोटिस जारी किए गए, 1 सप्ताह के अंतर्गत किसी प्रकार के अगर यदि वो जवाब दावा प्रस्तुत करते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इस सतत निरीक्षण किया जा रहा है, आगे भी करते रहेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी हमारे किसान भाइयों को न हो। खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने, किसानों को गुणवत्ता युक्त और उचित मूल्य पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम इन दिनों लगातार सक्रिय है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। ग्राम रलिया के कई परिवारों ने एनटीपीसी सिपत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी द्वारा अपनी आवागमन के लिए रोड बनाया जा रहा है, लेकिन ये रोड उनकी अपनी जमीन में न बनाकर सीधे उन कच्चे पक्के मकानों को तोड़कर बनाया जा रहा है, जिनमें ग्रामीण बीते 35 वर्षों से निवास कर रहे हैं। ग्राम रैलिया में मकानों का निर्माण इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हुआ है, जिनको अब रोड बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि ग्रामीणों के पास रहने के लिए कोई और आवास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीपीसी के अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं, यहां तक कि बर्तन को फेंकने व घर तोड़ने की धमकी दी जा रही है। इससे लोगों में डर का माहौल है। हमन के जबरदस्ती आने वो एनटीपीसी वाला हमन के जमीन ला लेना चाहत है, वह अपन जमीन ला ले चुके हैं। हमला धमकी देते, पुलिस लेके आते, घर ला तोड़हूँ फोड़हूँ, अंदर करहूँ, कोई भी सामने आही बोला अंदर करहूँ, ऐसे कह के हमला धमकी देवत है भाई। तो हम घर से कहाँ बेघर रही, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा, और जब नहीं रहन घर हम गरीब आदमी कमाए जा रही थे, तो आके वो मन पोकलेन ला के खड़ा करते, खने कोड़ेला टोरे फोड़ेला चालू कर। कौन है टोड़ा तो घर का? वो एनटीपीसी वाला है भैया, हम तो जाना नहीं, नाम तो पता नहीं। ठीक, अभी कलेक्टर साहब मेरा आ रहा, क्या बोले? बोला एक आवेदन लिख के दे हमन कि हमारे समस्या है कह के, बोला लिख के दे है ना, वो का करी अब कलेक्टर जाने। कितना घर ला तोड़ बोला? 8 घर टूटा थी। एनटीपीसी हमारे लोग तक तंग करते हैं और हरिया डेचकी को फेंकते हैं और सुनने घर में आते हैं और सरपंच से साइन करने के लिए बोलते हैं तो वो साइन नहीं करते हैं, पूछ में हमको साथ नहीं देते। कौन बोलता है सरपंच से साइन करने के लिए? हम लोग क्या चीज़ के लिए साइन करना चाहते हैं? चलो आवेदन बनवाते हैं तो उसमें साइन कर दो बोलते हैं तो नहीं करते हैं, कुछ भी में। तो क्या सरपंच मिला हुआ है एनटीपीसी सिपत से? हमको नहीं मालूम। ये बताइए। हम गरीब है सर, और हमारे हरिया डेचकू को फेंकते हैं और वो कुछ काम नहीं करते। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि एनटीपीसी को अपने निजी जमीन में ही रोड बनाने का निर्देश दिया जाए और गरीब परिवारों को बेघर होने से बचाया जाए।
इस पूरे मामले में अभी तक एनटीपीसी या प्रशासन का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। पीड़ितों ने ज्ञापन सौंपने की बात कही है और यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। शहर के वार्ड क्रमांक 65 इमली भाटा क्षेत्र के दर्जनों गरीब परिवारों ने प्रशासन से शहरी आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान दिलाए जाने की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि वे लंबे समय से बेजा कब्जा जमीन पर झोपड़ी नुमा मकानों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। बारिश और गर्मी में स्थिति खराब हो जाती है। पीड़ित नागरिकों ने बताया कि उनके पास कोई आवास व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनका कहना है कि पार्षद के पास कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। घर मकान के लिए आए हैं, जो टूटा फूटा मकान था उसी को हम लोग बनवा के हैं, और जो अभी सबका टूट रहा है मकान, तो जो हम लोग बनवाए वही मकान को अलाट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है जो हम लोग जैसे टूटे फूटे मकान में हम लोग हैं, ऐसे वो लोगों को भी दिया जाए तो वो लोग भी बनवा के रहेंगे। अब कलेक्टर सर से यही निवेदन है कि हम लोग की घर मकान ना खाली कराया जाए। तभी आप लोग आवेदन लेके गए थे कलेक्टर से बोले हैं जिसका जनगणना है वही है, नहीं तो वहाँ जाएंगे विकास में। कहाँ रहते हैं? इमली भाटा। क्या बोल रहे हैं? आवास, बॉम्बे आवास में, उसी में शादी होके भी आए हम लोग, और शादी होने के बाद 5 बच्चा भी पैदा किए। अब बच्चा पैदा कर हमारे हस्बैंड भी खत्म हो गए उसी कमरे में। अब हमको खाली करा तो हम लोग जाए कहाँ? जब घर ही होता तो सरकारी क्वार्टर में थोड़ी रहते। किनके द्वारा खाली कराया जा रहा है? सरकारी के द्वारा खाली कर, जिसके घर टूट फूट रहे वो नान उसी में डाल रहे। एक घर को 36 के नाम में इलाउट करे तो कहाँ जाए हम लोग? आए बरसात में कहाँ जाए बच्चा? अभी आपने कलेक्टर साहब से मिला, क्या बोले? वो बोला कि जिसके नाम में वोटिंग राइटिंग है वही वाले जा सकते हैं, उसके बाद में कोई नहीं है, तो फिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ यहाँ? लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल कार्यालय में पदस्थ एक दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप सभी को बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि वो ऑपरेटर नियमित कर्मचारियों से रोजाना गाली गलौज करता है, मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करता है और अपशब्दों से माहौल बिगाड़ता है। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर संघ ने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज कराया। पीडब्ल्यूडी में ऑपरेटर का रवैया लंबे समय से अमर्यादित रहा है। वह महिला व पुरुष कर्मचारियों से अशोभनीय भाषा में बात करता है और बार बार मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि ऑपरेटर द्वारा धमकियां भी दी जाती हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इसी के विरोध में सोमवार को भोजन अवकाश के दौरान धरना दिया गया। एक यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, दैनिक वेतन भोगी, उनके द्वारा पूरा ऑफिस को हाईजैक कर लिया गया है। अब अधिकारी नतमस्तक हो गए हैं। उस अधिकारी ऐसे नतमस्तक हो गए हैं, एक डेली वेजेस कर्मचारी पूरी ऑफिस के नियमित कर्मचारियों पर हमला बोल रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, इसको दूसरी जगह नियुक्त किया जाए। हमारे कर्मचारियों के साथ आज मार्च से कर्मचारी लगातार इस पर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण हमने आज का जो 21 तारीख का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज हम लोग यह प्रदर्शन। INH में जो अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनकी अभद्रता और अराजकता के परिणाम ये हो रहा है कि सारे कर्मचारी त्रस्त हैं, महिलाओं कर्मचारियों से भी और पुरुष कर्मचारी से भी। उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण पूरे INH के कर्मचारी त्रस्त हैं। संभागायुक्त ने उचित कार्यवाही करने का लेटर भी जारी किया, लेकिन उस पत्राचार पर किसी प्रकार का परिपालन नहीं करना यहाँ के मुख्य अधीक्षण अभियंता को संदेह के घेरे में लाता है। एक अकेला कंप्यूटर ऑपरेटर है, अब जो भी है उससे तो लगता ही है कि कुछ प्रकार से संदेह तो जाता ही है कि निश्चित रूप से कुछ मिली भगत है दोनों के बीच में, जिसके कारण उसको महत्व दिया जा रहा है कि किस प्रकार की कार्रवाई उच्च स्तर से किया जा रहा है, और उसकी इंतजार करने के बाद ही जो हमारा संगठन निर्णय लेगा उस पर हम कार्यवाही करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग सर्किल ऑफिस में काम कर रहे हैं, और ये हमारे जितने साथी हैं ये सब बहुत पीड़ित है। पीड़ित इस प्रकार है, किसी को जातिगत गाली देता है, किसी को फाइल को फेंक देता है, और सारे कंप्यूटर के पासवर्ड अपने पास रखा हुआ है, और पासवर्ड को अपने पास रख करके उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, हाँ, और कभी भी ऐसा किसी फाइल को स्कैन करने जाओ तो यहाँ स्कैनर है, तो स्कैनर को कभी इंस्टॉल नहीं किया है, और फोटोकॉपी मशीन था, उस फोटो मशीन को बड़े बड़े अधिकारी बोल चुके, उसके बाद भी वो उसको इंस्टॉल नहीं किया। पासवर्ड को सब एक रख करके ना पूरा कंप्यूटर में हाईजैक करके रखा हुआ है। हाईजैक करने के कारण से वो मनमाना करते जा रहा है।
फाइल फेंक देते सर, बार बार लाते हो कहे साहब के काम करते हैं क्योंकि दिन भर टाइप नहीं करे बैठे रहते और दरवाज़ा बंद कर देते, मत आओ हटाओ यहाँ से ऐसे कर देते और अनपढ़ गवान हो पिन लोग कुछ काम करते नहीं हो तो बोल रहे सर। क्या नाम है उनका? अंशुमन पांडे। तो अधिकारी कुछ नहीं बोला होला? हाँ कुछ नहीं बोला, अधिकारी भी बोल देते कभी कभी सर आप तो लड़ते हो कह देते, अधिकारी भी वो तरफ सब हो जाते सर, सबके पूरा दबाव ये डाला थे, बार बार लाते हो फाइल फेंक देते, शर्मा सर उठाई ये फाइल को, फिर मैडम भी कुछ नहीं बोल पाई, इतना चढ़ा के रखे हो सर इसको। कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसने आतंक और दुर्व्यवहार फैलाया हुआ है, इससे सारे रेगुलर स्टाफ बहुत ही परेशान है। इन्होंने हम लोग हमारे सारे जो लेटर रहते हैं वो अपने पास रख लेता है और खुद ही करता है, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि क्या लेटर है और जब पता चलता है बोलने जाओ तो वही हाथापाई वगैरह होता है। धरने में शामिल महिला कर्मचारियों ने बताया कि ऑपरेटर का व्यवहार अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। उनके साथ अभद्र भाषा, ताने और गंदी गालियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रोजाना काम करने में तनाव झेलना पड़ता है। संघ ने संभाग आयुक्त, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और लोक निर्माण विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। चेतावनी भी दी गई है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी यूनियन का अपना पत्र लेके आए थे और उनके हमारे यहाँ के स्टाफ के बारे में शिकायत किए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। किस तरह की शिकायतें थी? तो उनका शिकायत का मूल बिंदु यह था कि हमारे रेगुलर कर्मचारी के साथ उनका व्यवहार जो है सामंजस्य नहीं रहता, थोड़ा अभद्र व्यवहार ऐसा किया जाता है, ऐसा कर वाली बात है, बस यही मामला था। इससे पहले और भी शिकायत किए हैं क्या? हाँ बहुत पहले से ही शिकायत की है। अब क्या करेंगे इस पर आप? अब उनका बिंदुवार एक एक पॉइंट देख करके अपन जो उचित होगा उसका निराकरण करेंगे। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जेपी तिग्गा ने शिकायत प्राप्त हुई है कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि ये शिकायत उनके यहाँ पदस्थापना के पहले की गई थी। आंदोलनकर्ताओं ने अधिकारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हजारों छात्र व्यायाम शिक्षक बनने के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार सहायक शिक्षकों को ही प्रशिक्षण देकर व्यायाम शिक्षक बना रही है। पदोन्नत के जरिए भी व्यायाम शिक्षकों के पद भरे जा रहे हैं। ऐसे में व्यायाम शिक्षक बनने की राह देख रहे छात्रों ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षा व्यायाम प्रशिक्षित संघ के सदस्यों का कहना है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी निजी और सरकारी स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती को अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी शासकीय स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार के द्वारा इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है, बल्कि जो सहायक शिक्षक है उन्हें प्रशिक्षित कर या फिर उन्हें प्रमोशन देकर इन पदों पर भर्ती की जा रही है। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग की है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में अन्य विषयों के शिक्षकों की भर्ती होती है, उसी ही तरह व्यायाम शिक्षकों की भी भर्ती की जाए। बड़ी बना है छत्तीसगढ़ में कि व्यायाम शिक्षक की अभ्यर्थी होते हुए भी हमें आगामी शिक्षक भर्ती या फिर जितनी भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास होगा, ओलंपियन से अभी जैसे ओलंपियन से अभी मिलकर आए हैं अभिनव बिंद्रा जी से, है ना, लेकिन वह यह भूल जा रहे हैं कि जब तक यह काम जो है ग्रासरूट लेवल पर नहीं होगा, है ना, प्राइमरी सेक्शन से व्यायाम शिक्षक नहीं भरे जाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। आप कितने भी एकेडमी बना लीजिए, आप कितने भी ओलंपियन से मिल लीजिए, कितने भी आप ग्राउंड दे दीजिए सर, लेकिन जब तक आप प्रशिक्षक नहीं देंगे, प्राइमरी लेवल पर प्रशिक्षक नहीं देंगे, व्यायाम शिक्षक नहीं देंगे, खेल का विकास संभव ही नहीं हो पाएगा सर छत्तीसगढ़। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।